गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने टेक्टोनिक प्लेट ये जो टॉपिक था ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज ये पूरा नहीं हुआ था, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। टेक्टोनिक प्लेट मीन्स जो भी आपकी विवर्तनिक प्लेटें हैं वो किस तरह से हमें जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा, उसकी जानकारी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम टेक्टोनिक प्लेट की बात करते हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। यानी कि ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। ये प्लेटें आपस में मूवमेंट करती रहती हैं। ठीक है, प्लेटें हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं। जैसे ये एरो के जो निशान है आपको दिख रहा है, ये प्लेट इस साइड मूव कर रही है, ये प्लेट इस साइड। इन दोनों के बीच में जो एक जगह है, एक गैप बना हुआ है, जो ब्रेक बना हुआ है एक, उसे कहते हैं फोल्ड। तो फोल्ड क्या है, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्रंश। ब्रंश क्या है? शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। यानी कि इन चट्टानों के बीच में जो क्रैक्स आ गए हैं, जो ब्रेक है, जो गैप बन गया है, उसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड। ये एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, लेकिन ये दूर जा नहीं पाती, अधिक दूर नहीं जा पाती। किसके कारण? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाती, एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, गैप थोड़ा अधिक दूर नहीं जा पाती, और ये लगातार मूवमेंट करती हैं। तो कई बार ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स डिक्रीज होती है। ज्यों ही फोर्स डिक्रीज होती है, तो ये प्लेट 1 और प्लेट 2, ये दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ गया। जैसे इसमें था एक गैप कम है, ज्यों ही इनके बीच का जो फोर्स है वो डिक्रीज हुई, फोर्स कम हुई, तो इनका जो मूवमेंट है वो बढ़ गया। प्लेट 1 और प्लेट 2 अधिक दूरी पे चलेगी। ठीक है, तो ज्यों ही प्लेट 1 और 2 आपस में दूर गए, तो इनके बीच में जो एनर्जी थी वो एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, एनर्जी मूवमेंट करने लगी, इस साइड और इस साइड एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी किसका रूप ले लेती है? सिस्मिक वेव्स का। यानी कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उसका ये रूप ले लेती हैं। अब ये जो पॉइंट था जहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो सिस्मिक वेव्स का रूप लेती है, सिस्मिक वेव्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं, इट मीन्स जहाँ से भूकंप आने की स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। यानी कि हब अवकेंद्र या फोकस, यानी कि कहते हैं केंद्र, यहाँ से ये है हाइपोसेंटर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से समझते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हमारी मान लो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का जो धरातल है, इसके नीचे यहाँ पे ये फोकस है। फोकस भी कह सकते हैं इसको, हाइपो सेंटर भी कह सकते हैं, केंद्र है। इसके बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री ऊपर, यानी कि बिल्कुल उसको बोलते हैं एपी सेंटर, जिसे कहते हैं हबी केंद्र। यानी कि फोकस से बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर का जो पॉइंट है सरफेस के ऊपर, भूकंप का केंद्र कौन सा है? इसके नीचे। और हबी केंद्र कौन सा है? जो 90 डिग्री सरफेस के ऊपर जो है वह है उसका एपी सेंटर। ठीक, तो ये जो सिस्मिक वेव्स है किस तरह से मूवमेंट करती है, कितनी प्रकार की सिस्मिक वेव्स होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। चलो, वेव्स जो हैं यानी कि भूकंपीय तरंगें हैं, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। यानी कि भूगर्भिक जो तरंगें वो, और धरातलीय तरंगें। तो बॉडी वेव्स जो तरंगें हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। बॉडी वेव्स तरंगें क्या हैं, यानी कि आपकी भूगर्भीय तरंगें क्या हैं। तो भूगर्भिक जो तरंगें हैं उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। प्राइमरी वेव्स, पी, यानी कि प्राथमिक तरंगें। सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगें। ये 2 प्रकार की जो तरंगें हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। तो पी वेव्स की क्या कंडीशन है और एस वेव्स की क्या कंडीशन है? तो पी वेव्स की कह रहे हैं जो आपकी प्राथमिक तरंगें होती हैं वो फास्टर होती हैं, फर्स्ट टू अराइव। यानी कि पी वेव्स हैं वो फास्ट होती है, प्राइमरी तरंगें होती हैं तो फर्स्ट टू अराइव, ये सबसे पहले पहुंचती हैं। एस वेव्स होती हैं अराइव लेट, ये लेट पहुंचती हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, ट्रैवल इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये तीनों तरह के जो मीडियम हैं उसमें ट्रैवल कर सकती है। यानी कि पी प्रकार की जो तरंगें हैं, प्राथमिक तरंगें हैं, पी वेव्स हैं, वो कौन कौन से मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं? गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। जबकि एस वेव्स हैं ट्रैवल ऑन सॉलिड ओनली, ये केवल सॉलिड जो है उसी में ट्रैवल कर सकती हैं। दूसरे गैस और लिक्विड में जाते ही क्या हो जाती है? डैमेज, ख़त्म हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट देख रखा है लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब मान लो ये हमारी एक वेव्स है, ठीक है, ये पी वेव्स है, ये इस तरह से मूवमेंट कर रही है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरह से मान लो ये हमारा एक मेन पॉइंट है,
और यहाँ से जो भी मटेरियल है, जो भी मतलब कि फोर्स है, वो इस तरह से आगे पीछे मूवमेंट कर रही है। जो पी वेव्स है वो इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इसे इस तरह से मूवमेंट करती है, आगे पीछे मूवमेंट कर रही है। और आगे पीछे मूवमेंट कर रही है तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पी वेव्स के कारण जो आगे पीछे मूवमेंट करती है, इस तरह से मूवमेंट करती है, इसमें जो डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व होता है उसमें अंतर आ जाता है। यही इसमें लिखा है क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस, कि जो डेंसिटी है, जो घनत्व होता है उसमें अंतर आता है। मान लो किस तरह से आगे पीछे मूवमेंट करती है। मान लो यहाँ एक रो है कोई भी, उस रो में यहाँ पे आगे एक कैंडिडेट है, जितने भी हैं आगे हम उसको बार बार पुश कर रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं, फिर पुश कर रहे हैं। जब पुश कर रहे हैं तो यहाँ से ये जगह गैप हो गया, तो यहाँ डेंसिटी क्या हो गई, कम। फिर पुश करके फिर वो वापस आए, फिर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई। तो ये क्या कर रही है, जो एक मुख्य रूप से जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो उसको क्या कर रही है, उसका जो अंतर है उसको बनाए रख रही है, उसको चेंज कर रही है। जबकि इस तरह से जो मूवमेंट करती है ये लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इसे, अनुदैर्ध्य। जबकि जो एस वेव्स है वो ट्रांसफर, वो इस तरह से मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे, यूँ इस तरह से ऊपर नीचे। यानी कि ये मेन पोजीशन है। मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो क्रेस्ट यानी कि जो उभार है, क्रेस्ट बनाती है, उभार जो भी है। और नीचे की तरफ ट्रक यानी कि गर्त बनाती है। तो एस वेव्स तो किसका निर्माण करती हैं, उभार और गर्त का निर्माण करती हैं। जबकि पी वेव्स हैं वो क्या बनाती हैं, वो घनत्व में अंतर पैदा करती हैं। अगला पॉइंट दे रखा है शैडो जोन, यानी कि जो आपका पी वेव्स और एस वेव्स का जो शैडो जोन एरिया है वो क्या है, जहाँ पर ये वेव्स नहीं पहुँच पाती। तो पी वेव्स है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री जो एरिया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, वो जो बीच का जो गैप बढ़ जाता है वहाँ नहीं पहुँचते। जबकि एस वेव्स है बियॉन्ड 105, यानी कि लगभग 105 से परे जितना भी जो क्षेत्र है वहाँ पर सभी जगह पर एस वेव्स नहीं पाते। तो एस वेव्स का जो शैडो जोन एरिया है वो तो ये दिखा रखा है, और पी वेव्स का शैडो जोन एरिया ये है। मान लो ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है ये, और ये कोर क्षेत्र है दोनों में ही। यहाँ से एक भूकंप यानी कि सिस्मिक वेव्स स्टार्ट हुई। कौन सी वेव्स की बात करें, एस वेव्स। तो एस वेव्स स्टार्ट हुई क्योंकि एस वेव्स जो हमने पहले कहा था वो केवल किस में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड ओनली। तो एस वेव्स यहाँ से स्टार्ट हुई, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं ये, ठीक है। लेकिन जो ही कोर हम मानते हैं भाई वो तो लिक्विड भी हो सकता है या ठीक है गैस भी हो सकता है, तो वहाँ जाते वो ख़त्म हो गई। जो ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो एरिया है यही है 105, ठीक है, 105 डिग्री, और ये भी 105 डिग्री दोनों तरफ। यानी कि 105 से परे जितना भी क्षेत्र बच जाता है ये सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा, शैडो जोन एरिया, जिसे हम कहते हैं भूकंप, जिसे छाया क्षेत्र। यहाँ पर भूकंप नहीं आता, इट मीन्स यहाँ पर एस वेव्स नहीं पहुँच पाते। दूसरा दिखा रखा है इसने पी वेव्स। पी वेव्स का जो शैडो जोन एरिया है वो है 105 से 145 डिग्री। इस चीज़ यहाँ पे बताया भी है, शैडो जोन एरिया है 105 से 145 डिग्री। तो 105 से 145 डिग्री मतलब पी वेव्स तीनों में मूवमेंट करती है, ठीक है। वो भाई गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में मूवमेंट कर सकती हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो मूवमेंट करती हैं, ठीक है, यहाँ तो इस एरिया में ये मूवमेंट कर रही है। अब ये पी वेव्स की कंडीशन बता रहा था, इसमें किसकी वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आता है। डेंसिटी में यानी कि ये घनत्व को बदलाव करती है। तो ये जिस भी एरिया में आती है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड आया, तो यहाँ आने के बाद में इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी। इस डायरेक्शन चेंज होने का कारण क्या है भाई, यहाँ पर आवर्तन और परावर्तन जो प्रक्रियाएँ होती है, साइंस में पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो 105 से 145 डिग्री का है, ये पी वेव्स का शैडो जोन एरिया कहलाता है। शैडो एरिया, ठीक है। यहाँ पर पी जो तरंगे हैं वो नहीं पहुँच पाती, ये आवर्तन परावर्तन के कारण अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं और ये एरिया इसमें कवर कर जाता है। तो ये इस तरह से यानी कि ये एस वेव्स हैं, ये हमें ये बताती है कि जो पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट है, कौन कौन से क्षेत्रों से ये होकर के गुजरती हैं, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमें जो भूकंप की जो तरंगे हैं यानी कि सिस्मिक वेव्स हैं, उनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें इसी पे आगे एक टॉपिक दे रखा है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि जो हमारे भूकंप हैं वो कितने प्रकार के हैं। भूकंप का जो प्रकार है वो उसके जो कारण है, जो रीजन जिसे कहते हैं ना, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। भाई भूकंप किसकी वजह से आया, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स होते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक्स होते हैं, एक्सप्लोसन, ठीक है, एक है रिजर्वेयर। तो ये है भाई टेक्टोनिक्स,
टेक्टोनिक का मतलब जो विवर्तनिक है, जैसे अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे प्लेटों के बीच में, यानी कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट में जो मूवमेंट इनकी वजह से जो अर्थक्वेक्स आते हैं। वोल्केनिक मीन्स जब ज्यों ही वोल्केनिक एरप्शन होता है, ज्यों ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण भी कोलैप्स होता है, जो हम खनन माइनिंग सेक्टर में जो ब्लास्ट वगैरह करते हैं उनके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो ये टाइप्स दे रखे हैं भाई, अर्थक्वेक्स कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल हम जो चैप्टर नेक्स्ट होगा, जो पूरा इसमें टॉपिक दे रखा है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर दे रखा है इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि जो हमारा भूकंप से क्या प्रभाव है, इफ़ेक्ट। तो भूकंप के प्रभाव की अगर हम बात करें, यानी कि भूकंप से किन किन चीज़ों को प्रभावित, किस प्रकार के जो प्रभाव है पड़ते हैं। जैसे ग्राउंड सिंकिंग की बात करें भाई, ठीक है, जो भूमि है उसका हिलना भी, ठीक। लैंड एंड मड स्लाइड की बात करें, ठीक। भूस्खलन या जो स्खलन वगैरह होता है, लैंडस्लाइड वगैरह होती है, ठीक। यहाँ पर धरातल का एक तरफ झुकना भी हो सकता है, फायर, आग लग सकती है, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स की बात करें, धरातली तटबंध में लग जाती है, सुनामी वगैरह आ सकती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो वस्तुएं एक दूसरे भी वो गिर सकती हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यानी कि जो धरातल है वो विस्थापन हो सकता है। तो जो भी इफ़ेक्ट हैं यानी कि अर्थक्वेक्स के, ये ज़रूरी नहीं यही है, और भी है। भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, भूकंप से क्या किस तरह से प्रभावित हो सकती है, ये है। ठीक है बेटा, ओके।